बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमारा आज का जो टॉपिक है उसका नाम है रेक्टिफिकेशन। फिजिक्स में रेक्टिफिकेशन से मुराद है कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी। कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी। जी, एसी करंट से डीसी करंट बना लेना बेटा, इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशन। ठीक है कि नहीं? तो आए देखें इसमें, ये देखें, ये एक्सिस है टाइम का, ये एक्सिस है करंट का। ये क्या है? ये एक कांस्टेंट डीसी करंट है। ये चीज क्या है? कांस्टेंट डीसी करंट, अ परफेक्ट डीसी करंट। क्या जी? अ परफेक्ट डीसी करंट, इसे कहते हैं परफेक्ट डीसी करंट। अच्छा, ये चीज देखें, ये क्या? ये भी एक डीसी करंट है, बट इट इज डीसी करंट विद रिपल्स। इट इज डीसी करंट यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा, बट करंट विद रिपल्स। रिपल्स का मतलब क्या है? यहां इसकी वैल्यू ज्यादा है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर कम होती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम होती है, फिर ज्यादा हो जाती है, फिर कम होती है। इस तरह का ये करंट है। ये भी डीसी, एक ही डायरेक्शन में ये जा रहा। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जनाब। टॉपिक बेटा आ जाए रेक्टिफिकेशन, कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी। ये परफेक्ट डीसी करंट और फिर ये डीसी करंट विद रिपल्स। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस करना था, जो बात है, वो ये है कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये स्विच है। ये चीज नोट करें, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये 10 वोल्ट्स। ठीक है कि नहीं? अब आप ये चीज देखें कि यहां पर वोल्टेज क्या है और इस जगह पर वोल्टेज क्या है। जी, ये एक ओपन स्विच है, एक क्लोज स्विच है। जी, मुझे बताएं, इस सर्किट में यहां वोल्टेज क्या है? इस रेजिस्टेंस को कितनी वोल्टेज मिल रही है और इसको कितनी वोल्टेज मिल रही है? बता सकते हैं मुझे कि नहीं? जी सर, जीरो। बेटा इसमें जो है करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, इसे 0 वोल्ट्स मिल रहे हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि ये टर्मिनल नेगेटिव है, ये टर्मिनल पॉजिटिव है। ओपन सर्किट के क्रॉस फुल मैक्सिमम वोल्टेज, ओपन सर्किट के क्रॉस फुल मैक्सिमम वोल्टेज, ओपन सर्किट के क्रॉस फुल मैक्सिमम वोल्टेज। ये वाला जो सर्किट है ना, ये इससे रिजेंबल करता है, इस चीज को रिजेंबल करता है। जिस तरह आपको पता है ना, कैपेसिटर में यहां से इलेक्ट्रॉन आकर यहां इकट्ठे हो जाते हैं और यहां से इलेक्ट्रॉन्स आकर इधर चले जाते हैं। ये फुल्ली चार्ज जब कैपेसिटर हो, तो यहां अगर 10 वोल्ट्स हो तो सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के क्रॉस होती है, इसके क्रॉस 0 होती है और करंट नहीं फ्लो कर रहा होता। बिल्कुल ये उससे रिजेंबल करता है। और जब ये क्लोज्ड सर्किट होता है तो करंट यहां से यूं फ्लो कर रहा होता है। इस जगह पर 10 वोल्ट्स हैं और इस जगह पर 0 वोल्ट।
इस जगह पर 10 वोल्ट्स हैं और इस जगह पर 0 वोल्ट है, और ये यूं क्लोज स्विच के क्रॉस वोल्टेज 0 होती है। मुझे बताएं इसमें कोई इश्यू तो नहीं है? ये वो चीज है जो आपको ओ लेवल से पता होनी चाहिए जी। तो ये मुख्तलिफ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर के हम आगे चलें। चौथा पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है? डायोड क्या होती है बेटा? डायोड क्या है? और जब हम डायोड की बात करें तो हम आइडियल डायोड की बात कर रहे हैं, हम रियल डायोड की बात नहीं कर रहे जी। आइडियल डायोड, आइडियल डायोड it acts like an intelligent switch. Acts like an intelligent switch. Acts like an intelligent switch. Intelligent switch की तरह क्यों एक्ट करती है? जब इसमें सर्किट यूं फ्लो, करंट यूं फ्लो करता है, ये देखें, जब आप बैटरी की ये पोलैरिटी होती है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो करंट यूं फ्लो करेगा। उस वक्त डायोड जो है, हाँ, उस वक्त डायोड एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करती है, इस तरह बिहेव करती है, ये ठीक है कि नहीं है? और यहां अगर 10 वोल्ट्स हैं तो वो 10 के 10 इस रेजिस्टेंस को मिल रहे हैं और इसको 0 मिल रहा है, 0 की तरह। तो जब डायोड कंडक्ट कर रही होती तो उसकी रेजिस्टेंस 0 होती। जब वो कंडक्ट कर रही है, फॉरवर्ड बायस है, तो उसकी रेजिस्टेंस 0 है और उसके क्रॉस वोल्टेज 0 है, और ये 10 वोल्ट्स इस तरह से। और उसके बाद जब ये इस तरह हो, इस तरह से, अब ये नेगेटिव है, ये अच्छा, जब कंडक्ट कर रही थी तो आपको पता है उसको फॉरवर्ड बायस कहते हैं। डायोड कैसे काम करती है ये हमारा डिस्कशन नहीं है, ये हमारा आज का एजेंडा नहीं। डायोड क्यों एक साइड पे कंडक्ट करती है और एक साइड पे कंडक्ट नहीं करती, ये भी हमारा आज का एजेंडा नहीं। और डायोड ऐसा कैसे कर लेती है कि एक तरफ कंडक्ट करती है और दूसरी तरफ कंडक्ट नहीं करती, उसके अंदर ऐसी क्या चेंजेस आती हैं, वो भी हमारा एजेंडा नहीं है, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखें कि ये सर्किट है सारा। अब जब करंट यू फ्लो करता है, तो करंट जब इस तरफ फ्लो करने की कोशिश करता है तो एरो के अगेंस्ट फ्लो करता है, तो डायोड रिवर्स बायस। डायोड क्या है? रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस है तो फिर क्या होगा? फिर डायोड ओपन सर्किट। जब डायोड रिवर्स बायस है तो डायोड ओपन सर्किट है, और जब वो ओपन सर्किट है तो यहां अगर 10 वोल्ट्स हैं तो सारी वोल्टेज उसके क्रॉस अपीयर हो रही होगी, जिस तरह ओपन सर्किट के क्रॉस होती है। और रेजिस्टर को कोई वो नहीं मिलेगी, रेजिस्टर को कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी। तो दो बातें आपने जहन में रखनी। पहली बात आपने ये, सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेक्टिफिकेशन है क्या, कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी। दूसरा ये कि ये परफेक्ट डीसी करंट है, इस तरह का होता है। ये भी एक डीसी करंट है लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, ये डीसी करंट विद रिपल्स है, वैल्यू कम ज्यादा हो रही है करंट की, लेकिन ये भी है डीसी करंट ही क्योंकि डायरेक्शन एक है। फिर तीसरी बात हमने ये पढ़ी है कि ओपन सर्किट एक कैपेसिटर की तरह होता है और ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है। ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है, और जब वो क्लोज सर्किट हो तो उस वक्त वो जब कंडक्ट कर रहा हो तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होती है। चौथी बात हमने ये पढ़ी है कि डायोड, आइडियल डायोड बिल्कुल क्लोज स्विच की तरह बिहेव करती है जब वो कंडक्ट कर रही होती है, और जब उसने नहीं कंडक्ट करना होता तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है। जब डायोड कंडक्ट कर रही होती है तो वो फॉरवर्ड बायस है, जब कंडक्ट नहीं कर रही तो वो रिवर्स बायस है, और जब डायोड कंडक्ट कर रही होती है उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होती है। डायोड और दूसरे डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करती, ये हमारा एजेंडा नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। यानी डायोड के अंदर ऐसी क्या चीज होती है जिसकी वजह से वो एक तरफ कंडक्ट करती है और एक तरफ कंडक्ट नहीं करती है,
हमारा डिस्कशन का आज का पॉइंट नहीं है। और आइडियल डायोड और रियल डायोड में क्या फर्क है, ये भी हमारे कोर्स में नहीं है, या हम इसे डिस्कस नहीं करेंगे। हम एज्यूम यही करेंगे कि जो डायोड हमें मिली हुई है वो आइडियल डायोड और आइडियल ही बिहेव कर रही है। इस तरफ इस डायरेक्शन में परफेक्ट कंडक्टर है, इस डायरेक्शन में परफेक्ट इंसुलेटर है। तो जब अच्छा, और ये बात भी कि जब डायोड कंडक्ट कर रही है तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 है, जब कंडक्ट नहीं कर रही तो उसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम है। इसलिए कि जिस तरह एक गेट बंद होता है और लोग उसमें से गुजरना चाह रहे होते हैं तो वो गेट पे मुक्के मार रहे होते हैं, ठुड्डे मार रहे होते हैं, गेट को धक्के मार रहे होते हैं, तो बंद गेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बंद गेट पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। और जब गेट खुल जाता है तो कम से कम गेट पे प्रेशर कोई नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसी जैसे बहुत सारे लोग इस डायरेक्शन में भागने की कोशिश कर रहे हैं, एक बंदा खड़ा होकर उन्हें रोक रहा है, तो जब तक तो उन्हें रोक रहा है तो वो बंदा बहुत ज्यादा इमेंस प्रेशर में, क्योंकि वो सबको लगा के जोर लगा रहा है। जब वो उनके रास्ते से हट जाए और वो सारे गुजरना शुरू हो जाए तो उस बंदे पर कोई प्रेशर नहीं। इसी तरह से जब डायोड कंडक्ट कर रही है तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 है, जब कंडक्ट नहीं कर रही तो समझे उधर आकर इलेक्ट्रॉन उसके गेट पे ठुड्डे मार रहे हैं, धक्के मार रहे हैं, गुजरना चाहते हैं, और रोक के खड़ी है, उसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम। ये बातें जहन में रखें। और पांचवा पॉइंट देखें क्या है। पांचवा पॉइंट है डिस्चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर या चार्ज एंड डिस्चार्ज ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। अब ये चीज देखें बेटा, एक दफा ना मैं क्लास पढ़ा रहा था, अपनी फिजिक्स की क्लास पढ़ा रहा था, और जाहिर है मैं बच्चों को, मेरे से समझे कि मैं बच्चों को नॉलेज दे रहा था, मैं उनको नॉलेज इम्पार्ट कर रहा था। सडनली क्लास में एक पीएचडी इन फिजिक्स सर सलीम गफार आ गए। जो ही वो सर पीएचडी इन सलीम गफार साहब आए, वो बड़े इल्म वाले हैं, बड़े काबिल आदमी थे। तो मैंने बच्चों से उनका तारफ करवाया और खुद भी एज ए स्टूडेंट क्लास में बैठ गया, और फिर सर सलीम गफार ने लेक्चर दिया और उन्होंने मुझे भी इल्म दिया और उन बच्चों को भी इल्म दिया, क्योंकि उनका इल्म मेरे से ज्यादा था। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखें, ये एक कैपेसिटर और ये एक रेजिस्टर है, ठीक है कि नहीं। एक फुली चार्ज कैपेसिटर जो है, फर्ज करें यहां पर भी कोई वोल्टेज सोर्स है और यहां पर कैपेसिटर है। जब तक इधर वोल्टेज कम है 3 वोल्ट है और कैपेसिटर की वोल्टेज ज्यादा है, कैपेसिटर के इलेक्ट्रॉन यूं डिस्चार्ज होंगे इस तरह से, और कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस को करंट दे रहा होगा, कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस को एनर्जी दे रहा होगा, कैपेसिटर इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा है और इसको एनर्जी दे रहा है, और ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। मगर जो ही पीछे से वोल्टेज ज्यादा हुई, 7 वोल्ट पर आ गई, और कैपेसिटर की वोल्टेज फुल 4 वोल्ट होगी, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस को एनर्जी देने के बजाय इस बड़े सोर्स से एनर्जी लेने वाला बन जाएगा। फिर करंट इस तरफ भी जाएगा और करंट इस तरफ भी जाएगा। तो जब पीछे से वोल्टेज कम हो तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस को एनर्जी देता है, करंट देता है, वोल्टेज प्रोवाइड करता है। लेकिन यहां से इस जगह से वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो जाए और वो वोल्टेज कैपेसिटर की वोल्टेज से ज्यादा हो जाए, तो फिर वो वोल्टेज कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी और वही वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को भी एनर्जी देगी। ये बात आपने जहन में रखनी है। जब ये वाली वोल्टेज कम हो जाए तो फिर कैपेसिटर रेजिस्टेंस को एनर्जी देना शुरू कर देता है, रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये पॉइंट था जनाब जी, मैं सुन रहा हूँ सर। अगर वोल्टेज और कहती है कैपेसिटर जी, आपकी आवाज कट गई, दोबारा बताएं आपने क्या कहा है। सर अगर वोल्टेज और कैपेसिटर बराबर हो तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं, फिर ये होगा कि फिर इधर से सोर्स से एनर्जी आएगी, फिर कैपेसिटर चुप हो जाएगा और इधर से एनर्जी आएगी, यूं जाएगी और कैपेसिटर को कुछ नहीं होगा, बस फिर करंट उधर से आएगा। छठा पॉइंट जनाब, ये मैं समझा देता हूं जी। यार ये देखो क्या नाम है, राजा अजीम, ये कैपेसिटर है, ये यूं, और यार यहां एक रेजिस्टर है और यहां पर एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। क्या है? वोल्टेज सोर्स है। इसकी वोल्टेज कम ज्यादा होती रहती है, इसकी वोल्टेज क्या होती रहती है? कम ज्यादा होती रहती है। क्यों कम ज्यादा होती रहती है फिलहाल हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है ना यार। क्यों कम ज्यादा होती रहती है ये डिस्कस नहीं करेंगे। फर्ज करें किसी इंस्टेंट पे कैपेसिटर की वोल्टेज 5 वोल्ट है,
और इसकी वोल्टेज 3 वोल्ट है। तो कैपेसिटर इस पूरे सर्किट में लीडर का रोल ले लेगा, एज्यूम कर लेगा लीडर का रोल, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस को कहेगा घबराओ मत, मैं तुम्हें एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। इसके इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे, यूं फ्लो करते 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 यूं जाएंगे, ठीक है कि नहीं, और कैपेसिटर रेजिस्टेंस को एनर्जी दे रहा होगा। और दूसरी बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स यूं फ्लो कर रहे हैं तो कन्वेंशनल करंट यूं होगा, यूं, अगर पीछे से वोल्टेज कम है और पीछे वाला सर्किट कोई रोल नहीं प्ले कर रहा। फर्ज करें इसकी वोल्टेज बढ़ते 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 एकदम 7 वोल्ट हो जाती है। फर्ज करें कि एकदम ये 7 वोल्ट हो जाती है और ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो है बेटा, इसमें भी डायोड नहीं है, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात कहूं, डायोड की ये साइड पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो तो डायोड कंडक्ट करती है, और जब डायोड की ये साइड पॉजिटिव हो और ये साइड नेगेटिव हो तो डायोड कंडक्ट नहीं करती। ये आपने बीच में भी मुझे ये जरा इस तरफ ध्यान मुझे बताने देंगे। ये 7 वोल्ट है, ये 7 वोल्ट है और कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है 5 वोल्ट पे। कैपेसिटर चार्ज हुआ हुआ है 5 वोल्ट पे, ठीक है। तो कैपेसिटर यहां पर एक पैसिव रोल प्ले करेगा, लीडर ऑफ द सर्किट ये है। अब ये कैपेसिटर शागिर्द है, यहां से करंट आएगा, वो इधर जाएगा, कैपेसिटर को फर्दर चार्ज करेगा, 5 वोल्ट से उसकी वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और वही करंट यहां से भी फ्लो करेगा। पता चला कि ये सोर्स, जब इसकी वोल्टेज कम होती है तो कैपेसिटर सर्किट का लीडर बन जाता है और इसके थ्रू डिस्चार्ज होता है। और क्या कहते हैं, जब ये वाली वोल्टेज बड़ी होती है तो ये कैपेसिटर को भी चार्ज करती है और इस रेजिस्टर को भी चार्ज करती है। मुझे बताएं, इस मामले में अगर किसी को नहीं समझ आया हुआ तो ये बात, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट नंबर 5 था। और पॉइंट नंबर 6 आखिरी पॉइंट। बेटा मुझे सिर्फ इतना नॉलेज चाहिए, इस नॉलेज पे मेरा आज का सारा लेक्चर बेस्ड है, मैं इसी सारे नॉलेज से सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। 7वां पॉइंट है डिस्चार्ज ग्राफ ऑफ कैपेसिटर। डिस्चार्ज ग्राफ ऑफ कैपेसिटर क्या है? ये एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, यहां से यूं, और ये स्विच ऐसे ही, ये रेजिस्टर है यूं। फर्ज करेंगे चार्ज कैपेसिटर फुली चार्ज, ये स्विच है, ये रेजिस्टर आर, ठीक है कि नहीं। अब जहां से इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं, कन्वेंशनल करंट इस तरह से आ रहा है यूं, ठीक है कि नहीं। अब आपको पता है कैपेसिटर बेचारा बैटरी नहीं होता, जो ही कैपेसिटर से चार्ज निकलता है बेचारे की वोल्टेज कम होना शुरू हो जाती है। कैपेसिटर बेचारा बैटरी जैसी ताकत नहीं रखता, फौरन उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये चार्ज था उसके ऊपर तो ये वोल्टेज थी, जो ही चार्ज जरा सा कम हुआ, जरा सा चार्ज कम हुआ, पहले इतना था अब इतना चार्ज रह गया, तो जनाब वोल्टेज भी कम होगी, इतनी थी अब इतनी रह गई। तो और ये जो जो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, ये पॉइंट ऐसे नीचे आ रहा होता है इसके ऊपर, और कैपेसिटर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज इस तरह से कम होता है और उसी तरह उसकी वोल्टेज कम होती है। कैपेसिटर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन ही नहीं कर सकता। ये डिस्चार्ज ग्राफ ऑफ कैपेसिटर। और इसको जो इस रेजिस्टर को इसको यूं रखने में या रैपिडली डिस्चार्ज होने में जो है आरसी का प्रोडक्ट रोल प्ले करता है। आरसी का प्रोडक्ट रोल प्ले करता है। किस तरह? अगर कैपेसिटर बड़ा है, उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है और ये रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, अगर कैपेसिटर बड़ा है तो उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, और अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां से कम करंट फ्लो करेगा, या चार्ज के कम होने का रेट, चार्ज के डिक्रीज करने का रेट भी कम होगा, आहिस्ता आहिस्ता चार्ज इसमें से जाएगा। तो ये दोनों चीजें क्या करेंगी, ये दोनों मिलकर ये रोल प्ले करेंगी कि वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ये कैपेसिटर छोटा है तो इसके पास
कैपेसिटर चार्ज भी कम है, और ये रेजिस्टेंस भी छोटी है, तो बड़ा करंट फ्लो करेगा। बड़ा करंट फ्लो करेगा तो कैपेसिटर की वोल्टेज रैपिडली नीचे की तरफ आ जाएगी। ये पॉइंट है कि आपको जहन में रखना चाहिए कि वोल्टेज के डिक्रीज करने में आरसी का प्रोडक्ट रोल प्ले करता है। बेटा मुझे आज के लेक्चर के लिए सिर्फ ये 6 पॉइंट्स चाहिए। अगर ये 6 पॉइंट्स आपको पता चल गए, 6 नहीं 5 भी नहीं, 4 पॉइंट्स है टोटल। पहला तो मैं दोबारा दोहरा देता हूं और उसके बाद मेरा लेक्चर फौरन खत्म हो जाएगा। पहला पॉइंट है रेक्टिफिकेशन। पहला पॉइंट है रेक्टिफिकेशन क्या होती है? कन्वर्शन ऑफ एसी इनटू डीसी। ठीक है, आपको डीसी करंट जरूरत क्यों पड़ता है वो भी बता देता हूं। आपके घर में सेल फोन है, सेल फोन के अंदर जो बैटरी लगी हुई है वो डीसी बैटरी है और वो 3.7 वोल्ट पे होती है, ऑपरेट करती है। आपने सेल फोन चार्ज करना है तो इसको इस बैटरी की से डीसी सोर्स से ये चार्ज होगी। 3.7 वोल्ट से जरा सी ज्यादा वोल्टेज आपको चाहिए, से 5 वोल्ट का डीसी सोर्स आपके सेल फोन को चार्ज कर सकता है। मगर आपके घर में कोई डीसी बैटरी नहीं है, तो आप जो चार्जर होता है आपका, चार्जर में क्या लगा हुआ होता है? चार्जर ये करता है कि चार्जर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो 240 वोल्ट को स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट पे ले आता है, और उसके अंदर एक रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आपकी बैटरी को वो चार्ज करता है। तो इस तरह के करंट से आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। तो ये परफेक्ट डीसी है। जो हमारे घरों में चार्जर जो है वो डीसी बनाता है, एसी से डीसी बनाता है, वो इस तरह का करंट होता है। वो परफेक्ट डीसी नहीं होता, रिपलिंग डीसी होता है। बहरहाल फिर भी कुछ ना होने से बेहतर है। इससे ये पता चला कि जो बैटरी के थ्रू आपके पास अगर कोई बैटरी हो, बड़ी बैटरी, डीसी बैटरी से आप अपना सेलफोन चार्ज करें तो आपके सेलफोन की बैटरी की लाइफ लंबी होगी, क्योंकि उसे परफेक्ट करंट से वो चार्ज करेगा। लेकिन जो हमारा चार्जर होता है वो एसी से डीसी बनाता है तो इतना परफेक्ट नहीं बनाता, तो वो रिपलिंग डीसी से चार्ज करता है, तो उससे फिर बैटरी लाइफ थोड़ी कम होती है, और रैपिड चार्जर और जल्दी बैटरी खराब करता है। जो पॉइंट आपने नोट करने, पहले दो तो तारफ थे, आपको टोटल 4 पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आपको मेरा आज का टॉपिक सारा समझ आ जाएगा। पहला टॉप पॉइंट ये पता होना चाहिए कि जब स्विच क्लोज होता है तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होती है और सारी वोल्टेज रेजिस्टेंस को मिल रही होती है, और जब स्विच ओपन होता है तो उसको वो खुले बंद गेट की मानद होता है। जो बंद गेट पे जिस तरह लोग ठुटे मार रहे होते हैं ना, इस तरह इधर इलेक्ट्रॉन आकर बेचैन हो रहे हैं, ये कैपेसिटर की तरह, इसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है। ये बात पहली बात है कि आपको ये चीज पता हो कि ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है, क्लोज सर्किट के क्रॉस वोल्टेज 0 होती है। क्लोज सर्किट गोया रेजिस्टेंस 0, ओपन सर्किट गोया इन्फिनिट रेजिस्टेंस। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बात पहला पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए कि डायोड, और हम पढ़ भी कौन सी डायोड रहे हैं? आइडियल डायोड, हम रियल डायोड नहीं पढ़ रहे। डायोड भी जब उसका ये वाला एंड पॉजिटिव हो और ये वाला एंड नेगेटिव हो और करंट कन्वेंशनल करंट यूं फ्लो करे, कन्वेंशनल करंट यूं फ्लो करे, तो बेटा वो फॉरवर्ड बायस होती है, वो एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करती है। वो जब क्लोज स्विच की तरह बिहेव करती है तो उसके क्रॉस वोल्टेज 0 होती है और सारी वोल्टेज इस रेजिस्टेंस को मिल रही होती है, और वो फॉरवर्ड बायस होती है, और फॉरवर्ड बायस में वो सुपर कंडक्टर होती है। वो ऐसी क्यों होती है, उसके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जिस तरह की वजह से वो यूं बिहेव करती है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। ना ही हम रियल डायोड और आइडियल डायोड का डिफरेंस बिहेव करेंगे। हमारे सिलेबस में इतना है कि डायोड जब ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव हो तो वो कंडक्ट करती है, कंडक्ट करते वक्त उसकी रेजिस्टेंस 0 होती है, वो एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करती है और उसकी क्रॉस वोल्टेज 0 होती है। और जब उसका ये वाला एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड नेगेटिव हो तो डायोड कंडक्ट नहीं करती, यानी जब कन्वेंशनल करंट इस एरो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करे तो वो कंडक्ट नहीं करती, वो एक ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है, उसकी रेजिस्टेंस इन्फिनिट होती है, और जब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करती है तो उसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है। ये जनाब उसकी सूरत हाल है। तो ये पॉइंट नंबर 2 था। तीसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि कैपेसिटर बड़ा जो है ना वो ज्यादा है। कैपेसिटर इस तरह से है कि अगर एक सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ हो और एक कैपेसिटर हो, तो जब कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ज्यादा होती है और सोर्स की वोल्टेज कम हो तो कैपेसिटर लीडर ऑफ द सर्किट बन जाता है और रेजिस्टर को करंट सप्लाई करता है, रेजिस्टेंस को करंट सप्लाई करता है और डिस्चार्ज करता है रेजिस्टेंस के थ्रू, और उसकी डिस्चार्ज जो है उसकी कैपेसिटेंस वैल्यू और रेजिस्टेंस वैल्यू पे डिपेंड करती है।
अगर वो बड़ा कैपेसिटर है तो वो उसके पास वो काफी देर तक डिस्चार्ज होता रहेगा। और अगर ये रेजिस्टेंस बड़ी है तो चूंकि करंट कम होगा तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज स्लो होगा, और स्लो होगा तो फिर उसकी वोल्टेज तेजी से डिक्रीज नहीं करेगी, यूं नहीं, आस्ता आस्ता ऐसे नहीं आएगी, थोड़ा देर से कम होगी। और अगर पीछे से वोल्टेज बड़ी हो जाए तो कैपेसिटर पैसिव रोल में चला जाता है, वो इससे एनर्जी लेता है और इसी से एनर्जी इस रेजिस्टेंस को मिलती है, और ये चीज क्विकली स्विच ओवर होती है। अगर ये वोल्टेज कम हो तो कैपेसिटर इंस्टेंटली लीडर ऑफ द सर्किट बन जाता है और खुद डिस्चार्ज होता है, और अगर ये वोल्टेज बड़ी हो तो कैपेसिटर चुप करके भीगी बिल्ली बन जाता है और इससे एनर्जी लेता है और उधर एनर्जी इस तरह भी जाती है। और पांचवी बात मैंने ये बताई थी कि कैपेसिटर बैटरी नहीं होता, बेचारे से जो ही डिस्चार्ज होना शुरू होता है उसकी वोल्टेज डिक्रीज करती है, उसकी वोल्टेज सप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो हमेशा ही ऐसी होती है। फर्क सिर्फ ये होगा कि कम आस्था हो रही है या जल्दी से आस्था हो रही है। आरसी का प्रोडक्ट उसको स्लो डाउन करता है, जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी, उतनी उसकी वोल्टेज आराम आराम से कम होगी, और जितना आर और सी कम होंगे उतना जल्दी कम होगी। ये बिल्कुल ऐसी जैसे स्विमिंग पूल है, एक बड़ा स्विमिंग पूल की अपनी जो कैपेसिटी है उसको सी से डिनोट कर दें, और वो पाइप जिसके थ्रू उसमें से पानी निकल के बाहर गिर रहा है, उस पाइप के पतलेपन को आप रेजिस्टेंस कह रहे हैं। पाइप जितना पतला होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी हाई होगी, कैपेसिटर जितना बड़ा होगा, ये दोनों आरसी का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा उतना स्लोली पानी उसमें से निकलेगा, उतना स्लोली हाइट ऑफ द वाटर स्विमिंग पूल में डिक्रीज करेगी। ये 5 बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है, तो मेरा आज का लेक्चर आपको फौरन समझ आ जाएगा। ठीक है ना, आगे मेरा शुरू करता हूं मैं अब अगली बात। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है, अब बस खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा आप घबराए नहीं बस, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन क्या है? आपके घर में आपने अपनी बैटरी चार्ज करनी है, सेल फोन की जो भी है, तो उसमें ये देखें, ये सर्किट लगा हुआ, ये वो वोल्टेज सोर्स है, यहां आप लगा दें कैपेसिटर, और यहां आप वो रेजिस्टेंस लगा दें कोई भी, और अगर आपने कोई बैटरी चार्ज करनी है तो वो बैटरी यहां लगेगी, इस जगह लगेगी। लेकिन फिलहाल हम उसका रोल डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है कि नहीं। अब होगा क्या, यहां पॉइंट ए और पॉइंट ए और बी पर जो वोल्टेज अपीयर हो रही है वो इस तरह की है, VAB। वो वोल्टेज जो पॉइंट ए और बी पर अपीयर हो रही है वो AC वोल्टेज है, वो यूं है, ये वाली वोल्टेज, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहां से शुरू होता है, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। जब ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है तो डायोड कंडक्ट करते हैं और करंट यूं फ्लो करता है, और जो भी यहां वोल्टेज होती है वो सारी की सारी इस रेजिस्टेंस को मिलती है, जो भी यहां वोल्टेज होती है वो सारी की सारी इस रेजिस्टेंस को मिलती है। डायोड जो है वो एज ए क्लोज्ड स्विच बिहेव कर रही होती है, ऐसे बिहेव कर रही होती है, यूं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, वो मैं बता देता हूं कि जब ये एंड पॉजिटिव है, और ये एंड कब कब पॉजिटिव है, इन साइकिल्स पे, ये वो साइकिल्स हैं जिनमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, ठीक है ना। इन साइकिल्स में ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, और इन साइकिल्स में ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव है। इन साइकिल्स में ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव, ठीक है। तो डायोड ब्लैक साइकिल्स में कंडक्ट करेगी, और जो सी और सारी वोल्टेज CD को मिलेगी, तो वोल्टेज अक्रॉस CD क्या होगी, ये होगी, जो, ठीक है ना। ये सारी वोल्टेज जो यहाँ अपीयर हुई, जो इंक्रीज हुई, फर्दर इंक्रीज हुई और फिर डिक्रीज हुई, इस तरह करके जो वोल्टेज है वो सारी की सारी इससे भी मिली, इसके क्रॉस भी वोल्टेज इंक्रीज हुई फिर डिक्रीज हुई, वो साइकिल सारा इससे भी मिल गया, और वो ये वाला साइकिल, ठीक है। अब जब रेड साइकिल शुरू हुए, ये रेड साइकिल, तो ये मामला पेश आया, ये रेजिस्टर है, अब जो ये साइड नेगेटिव हुई और ये पॉजिटिव हुई, तो डायोड ने हम पैंतरा बदला और एज एन ओपन सर्किट बिहेव किया। जब उसने ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव किया, तो
अब इस रेजिस्टेंस को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, डीसी के क्रॉस वोल्टेज जीरो, डीसी के क्रॉस वोल्टेज जीरो। और मैंने आपको बताया था कि ओपन सर्किट के क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है। तो डायोड प्रेशर बर्दाश्त कर रही है वोल्टेज का, और सीडी को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही, सीडी को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही। तो जब ये रेड साइकिल्स होते हैं तो सीडी महरूम रहता है किसी भी वोल्टेज। तो सीडी के क्रॉस ये वोल्टेज, सीडी के क्रॉस ये वाली वोल्टेज, और बेटा इस वोल्टेज को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। ये कौन सी वोल्टेज है? हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। और ये है डीसी, ये है क्या? डीसी है, ये है डीसी, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब आप लोग गौर से सुने, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है। तो अब उसमें ये चीज है कि पहले इसमें पूछें क्या हो रहा था। इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूं यूं वाइब्रेट कर रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूं यूं वाइब्रेट कर रहे थे। इसमें किस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं? यूं वाइब्रेट किया और रुक गए, फिर यूं गए 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 और रुक गए। इसका मतलब है ये एक डीसी है, आगे जाता है रुकता 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 है, यानी इस तरह का ये आउटपुट है। और उसमें भी स्विंग करता हुआ जाता है, यानी बीच में स्पीड मैक्सिमम होती है, इधर स्पीड कम और इधर कम, और फिर जीरो होता है, फिर इधर, यानी पेंडुलम की स्विंग है जो मुसलसल आगे की तरफ लगती चली जा रही। ये तो था जनाब हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। और उस वक्त जो एसी है, एसी के क्रॉस वोल्टेज, ये रेड साइकिल सारे एसी के क्रॉस आ रहे हैं, क्योंकि जब एसी डायोड कंडक्ट नहीं करती तो वो अपने क्रॉस सारा प्रेशर बर्दाश्त करती। ये वो टाइम है जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रही, और जब जब डायोड कंडक्ट नहीं कर रही, सारी वोल्टेज की अपीयरेंस डायोड के क्रॉस, डायोड के क्रॉस प्रेशर बनता है, उसके ऊपर एक झटका आके लगता है, उसके ऊपर जोर लगता है। तो ये जनाब वोल्टेज थी जो एसी पर। देखें, आपने ए बी पे वोल्टेज बनाई है, एसी का ग्राफ बनाया है और सीडी का ग्राफ बनाया है, और बी और डी ए की वोल्टेज पर है, क्योंकि बीच में कोई डिवाइस नहीं है, तो इसलिए हम बी डी की कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब आगे शुरू करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में ज्यादा बेहतर मामला उस वक्त आते हैं जब आप इस डायोड के आगे कैपेसिटर लगा देते हैं, तब इस डायोड के आगे कैपेसिटर लगा देते हैं, और ये रेजिस्टर है, ठीक है कि नहीं है? ये रेजिस्टर लग गया और यहां पर वही वोल्टेज आ गई, ठीक है? अब क्या हो रहा है? ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी डी। सी डी को आप अपने रेफरेंस के लिए, आसानी के लिए यहां ले लें, यहां बना लें सी और डी, ताकि हम कैपेसिटर को रेजिस्टर के साथ जोड़ लें। आपने नोट किया कि सीडी के क्रॉस जब ये एंड पॉजिटिव है, जब ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है, तो करंट यू फ्लो करता है, करंट यू फ्लो करता है, और इस तरफ भी जाता है और इस तरफ भी जाता है। तो ये है वोल्टेज जो सीडी के क्रॉस आई है, जी, ठीक है? समझाने के लिए मैं दोबारा सर्किट यहां फिर कैपेसिटर छोटा सा यूं बना लेता हूं, यहां रेजिस्टर यूं बना लेता हूं। जब ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में जब वोल्टेज बिल्डअप हो रही थी, ये वोल्टेज जो बिल्डअप हो रही है यूं ब्लैक में, ये वोल्टेज कैपेसिटर को भी चार्ज कर रही है और रेजिस्टर को भी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है कि नहीं? अगर फर्ज करें ये 5 वोल्ट है, तो जब टाइम t1 आता है तो वोल्टेज 5 वोल्ट पे कैपेसिटर चार्ज हो चुका होता है, ठीक है? ये दोबारा बना के दिखाता हूं। ये है सूरत वोल्टेज अक्रॉस सीडी, बस इस एक पॉइंट को गौर से देखेंगे, ये समझ आ गया तो सारा कुछ समझ आ जाएगा। ये इसके साथ यहीं पर ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, और ये वो वोल्टेज है जो पीछे से आ रही है, और ये वो वोल्टेज है यहां अपीयर हुई। जब पीछे से वोल्टेज बिल्डअप हुई, बिल्डअप होते होते जब यहां पहुंची, फर्ज करेंगे 5 वोल्ट है, मैं मिसाल देता हूं, तो यहां से करंट यूं आया, ये कन्वेंशनल करंट बना रहा हूं, ये यूं आया और यूं आ गया।
कैपेसिटर ने भी एनर्जी ली, रेजिस्टर ने भी एनर्जी ली। कैपेसिटर साहब बड़े होशियार हैं, उन्होंने एनर्जी स्टोर कर ली, वो चार्ज हो गए 5 वोल्ट तक, ठीक है कि नहीं। और इस वक्त तक कैपेसिटर साहब भी एनर्जी ले रहे थे और रेजिस्टर भी एनर्जी ले रही थी, ठीक है ना। तो यहां कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ठीक है। इसको मैं ब्लू से शुरू करता हूं। इसमें कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, ये वो रीजन है जिसमें कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा था और रेजिस्टेंस को भी एनर्जी मिल रही थी। जो ही पीछे से वोल्टेज कम होना शुरू हुई, कैपेसिटर साहब ने अपनी मूंछों को ताव दिया, उन्होंने रेजिस्टेंस को तसल्ली दी कि बेटा मैं जो हूं मेरे से एनर्जी ले लो, और फटाफट चौधरी बन के बैठ गए और यहां से अपना करंट डिस्चार्ज कराना शुरू कर दिया। मगर आपको पता है कैपेसिटर भीगी बिल्ली, उसके पास तो इतनी जान ही नहीं है। जो ही उसने देनी शुरू की एनर्जी, उसका वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू हो गया, रोने पे आ गया जनाब, डिक्रीज होता जा रहा। उसने कहा अभी मेरी सारी वोल्टेज जाया हो जाएगी और मैं तो जनाब मेरा तो पोल खुल जाएगा। तो ये वो टाइम है जब कैपेसिटर एनर्जी दे रहा था, ये वो टाइम है जब कैपेसिटर एनर्जी दे रहा था। कैपेसिटर की वोल्टेज जब बहुत कम हो गई तो उस दौरान पीछे से वोल्टेज बिल्डअप होती होती कैपेसिटर की वोल्टेज से फिर ज्यादा होगी। तो इस सारे टाइम में, यहां से मैक्सिमम तक के टाइम में, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस ने दोबारा एनर्जी लेना शुरू कर दी। तो आगे फिर क्या हुआ, फिर कैपेसिटर ने एनर्जी दी। तो जो आउटपुट रेजिस्टेंस को नजर आ रही है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस को नजर आ रही है वो कैसी है। रेजिस्टर के लिए, रेजिस्टर को जो वोल्टेज मिली वो ये यहां से यूं था। ये वो टाइम था जब वोल्टेज रेजिस्टेंस को इस तरह की मिली। पहले वो रेजिस्टर को ये वोल्टेज मिली, फिर ये कैपेसिटर के थ्रू मिली जो नीचे की तरफ जा रही थी, फिर ये वाली वोल्टेज मिली, और फिर ये वाली ऐसे करके, और फिर यूं। तो जो रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आ रही है वो काफी हद तक डीसी है। वो परफेक्ट डीसी नहीं है, वो परफेक्ट डीसी नहीं है, वो इस तरह की डीसी है। मगर नेवरदलेस काफी हद तक ठीक है, कोई मसला नहीं है। आपने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया। अगर आप अच्छा कैपेसिटर, बड़ा कैपेसिटर यूज करेंगे तो ये डिस्चार्ज थोड़ा और स्लो हो जाएगा। बेटा आज तक सिंगल डायोड पे जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन आया ना, सबसे बेस्ट सुपर क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा मार्क्स वाला, वो नवंबर 2003 में आया। और नवंबर 2003 के पेपर 4 से जो आप कर लें तो आपने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का बेस्ट क्वेश्चन कर लिया है। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन पे बहुत कम क्वेश्चन आए हैं और उनमें से सबसे बेस्ट क्वेश्चन नवंबर 2003 में आया। बड़ा डॉजी, बड़ा कनिंग क्वेश्चन था, और वो जनाब उसने बड़ा अच्छा जो है ना डॉज किया बच्चों को, और बड़ा प्यारा क्वेश्चन। तो आपने लाजमी करना है, आज ही करना है, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं। अब शुरू होता है जनाब फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। क्या जी, और बस ये हमारा आखिरी टॉपिक है बेटा, घबराए नहीं। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में बेटा 4 डायोड्स लगी हुई थी। तो डायोडें बनाने में भी बड़ी बंद से गलती हो जाती है। हर दफा हम टीचरों को याद ही नहीं रहता, तो हमने तरीका ये ढूंढा हुआ है। वो हर टीचर ने अपना अपना तरीका ढूंढा हुआ है, पर ये मैं तो इस तरह याद किया उसको। ये दोनों मैं इकट्ठी पैरेलल बना देता हूँ, उसके बाद ये दो मैं हमेशा इस तरह बनाता हूँ। ठीक है कि इस तरह का बना देता हूँ। ये गलती से एक लग गया निशान, फिर इसको मैं ब्लैंक को कर देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन न करे। ठीक है, ये जनाब 4 डायोडें ऐसे लगी हुई हों, 2 ब्लू और 2 ब्लैक। उसकी वजह ये होती है कि जब ये दोनों इकट्ठी कंडक्ट करती हैं और ये दोनों इकट्ठी कंडक्ट करती हैं, जब ये दोनों कंडक्ट करती हैं तो ये ब्लॉक कर रही होती हैं, जब ये दोनों कंडक्ट कर रही होती हैं तो ये दोनों ब्लॉक कर रही होती हैं, और जो कंडक्ट नहीं कर रही होती उसके क्रॉस वोल्टेज मैक्सिमम होती है। ये बात याद रखिएगा, इस बात को, इस पे पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ एसी सोर्स लग गया, ठीक है कि नहीं, और यहां से जिस रेजिस्टेंस को एनर्जी देनी है वो यहां कनेक्ट हो,
और अगर आपने बैटरी चार्ज करवानी है तो वो बैटरी यहाँ लगेगी, मगर खैर अभी हम उसको नहीं बना रहे क्योंकि कैम्ब्रिज ने बैटरी आज तक एक ही दफा पूछी है कि बैटरी कहाँ लगेगी, जिसको चार्ज करना है वो यहाँ लगेगी। वो एक दफा ही, उन्होंने पूरे 20 सालों में एक दफा सवाल पूछा है कि अगर मैंने अपनी बैटरी चार्ज करानी है तो बैटरी कहाँ लगेगी, वो यहाँ लगती होती है। उसको ज़ाहिर है जो डीसी करंट रजिस्टर को मिलता है वही उसको मिलता था, तो वो चार्ज हो जाएगी। अब ये चीज देखें जी, डायोड्स की ये डायरेक्शन है जहां एरो होता है। अब मैं आपके सामने बनाता हूं सर्किट। जब ये एंड पॉजिटिव है और ये एंड नेगेटिव है तो करंट यूं आया, इस तरफ को तो जाएगा नहीं क्योंकि ये ब्लॉक कर रही है, इस तरफ को चला जाएगा। यहां से ये ब्लॉक कर रही है तो यूं आ जाएगा, यानी यहां से यूं ऐसे आ गया, यूं आ गया और यूं आया, यूं आया, यहां से यूं आकर नेगेटिव की तरफ चला गया। तो आप देखें ये तो कंडक्शन मिल गई। दोनों ब्लू डायोड्स ने कंडक्ट नहीं किया, दोनों ब्लैक डायोड्स ने कंडक्ट किया है और रेजिस्टर को करंट मिल गया, रेजिस्टेंस तक करंट पहुंच गया। अब आप नोट करें अगला, जिसे मैं ब्लू मार्कर से दिखाऊंगा कि जब ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा तो क्या होगा, करंट यूं आएगा, यूं, इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो रहा है, यूं आ गया, इस तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ब्लॉक हो रहा है, यूं आया, यहां से यूं आया, यहां से यूं आया, यूं गया और फिर यूं ऊपर चल के यूं चला जाएगा। आप देखें, गौर से देख लें इसको अच्छी तरह। जी जी, कोई इशू तो नहीं है जी। अब आ गया जनाब अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, वो ये है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। आप नोट करें ए और सी में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब ए की वोल्टेज और सी की वोल्टेज बराबर है, और बी और डी के दरमियान कोई डिवाइस नहीं है, तो जो बी की वोल्टेज है वही डी की वोल्टेज है। तो पता चला कि वोल्टेज ए बी हो या वोल्टेज सी डी हो, वो ए की ग्राफ है उसका और वो ये है। इसमें से ये वो हैं जिनमें ए पॉजिटिव है, ये साइकिल वो है जिसमें ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, और ये साइकिल वो हैं जिनमें ए नेगेटिव है और बी पॉजिटिव। ठीक है, अब आप नोट करें, देखिए ना, जब ए पॉजिटिव है तो ये साइकिल है जिसमें आप पॉजिटिव वोल्टेज दिखा रहे हैं। फर्ज करें आपने ए कोई स्टैंडर्ड लिया, ए पॉजिटिव है तो आपने ओवरऑल वोल्टेज ही पॉजिटिव दिखाई है। जब बी पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव दिखाते हैं, ए के नेगेटिव होने को नेगेटिव से शो करते हैं। आपने स्टैंडर्ड ए को लिया और ये ग्राफ वोल्टेज टाइम का ग्राफ ए के परस्पेक्टिव से बना हुआ। अब ये चीज देखें कि रेजिस्टेंस के साथ क्या हुआ, रेजिस्टेंस के साथ इस तरह से हुआ कि रेजिस्टेंस को आपने चारों डायोडों में, जब ये रेड था ना, इसको आप डायोड D1 कह दें, इसको आप डायोड D2 कह दें, इसे D3 कह दें, इसे D4 कह दें। तो जब ये पॉजिटिव था, ये वाला साइकिल पॉजिटिव था, तो D1 एंड D2 कंडक्ट कर रही थी, और जब ये पॉजिटिव था, जब ये ब्लू था, तो D2 एंड D4 कंडक्ट कर रही थी। अब आप ये चीज देखें कि रेजिस्टर को तो दोनों दफा एक जैसी वोल्टेज मिली है। रेजिस्टर के लिए तो ये एंड हमेशा पॉजिटिव, इस पॉइंट को कह देते हैं हम P, इसको कह देते हैं Q, इसको कह देते हैं R, इसको कह देते हैं S। तो जो PQ की वोल्टेज है वही RS की वोल्टेज है। तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, यहां चाहे वोल्टेज ऑफ PQ प्लॉट करें या वोल्टेज ऑफ RS प्लॉट करें, ये ऐसे रहेगी। रेजिस्टर को दोनों एनर्जीज मिली हैं, रेजिस्टर के लिए दोनों साइकिल यूनि डायरेक्शनल हो गए।
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो ये वाइब्रेट करते थे, आपने एक टेक्निक से ये किया कि उसने ये वाइब्रेशन थी उसकी, उसने जो रिटर्न वाइब्रेशन लगानी थी इस तरफ, वो भी आपने इस तरफ को कर दी। उसके बाद उसने अपनी फिर स्विंग करके जो रिटर्न लगानी थी वो भी इसी तरफ को लग गई। नतीजतन वो आगे की तरफ स्विंग करता चला गया। यहां उसकी स्पीड सेंटर में ज्यादा होती थी और साइडों पे कम, लेकिन रिपलिंग, ये रिपलिंग डीसी बन गया। ये कौन सा बन गया? रिपलिंग डीसी बन गया। यूनिडायरेक्शनल करंट आ गया। यूनिडायरेक्शनल करंट आ गया। ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन किया आपने 4 डायोड्स की मदद से। किसकी मदद से? 4 डायोड्स की मदद से मालिक। उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद आपने ये किया कि यहां लगाया आपने रेजिस्टर, कैपेसिटर, सॉरी। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर वही मकार लुमड़ी की तरह बिहेव कर रहा है। पीछे से वोल्टेज हाई आती है तो इधर भी जाती है, कैपेसिटर भी चार्ज होता है। और जब पीछे से वोल्टेज कम आती है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इसकी तरफ, इसके थ्रू। तो इस सर्किट के साथ कैपेसिटर क्या करेगा? कैपेसिटर चार्ज क्विकली होता है, डिस्चार्ज स्लोली होता है। इसकी वजह चार्ज क्विकली इसलिए होता है कि चार्जिंग के रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं है उसके। चार्जिंग के रास्ते में उसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए फौरन चार्ज हो जाता है। इधर भी जब वो यहां से चार्ज होता था तो इस रास्ते में कोई रेजिस्टेंस नहीं होती थी, इसलिए चार्ज फौरन होता था, इंस्टेंटली चार्ज होता था। डिस्चार्ज स्लो होता था। ये सर्किट, ये हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट है। इसमें ब्लू रीजन्स वो हैं जब कैपेसिटर भी चार्ज हो रहे हैं। ब्लू रीजन्स वो हैं जिनमें कैपेसिटर क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। और रेड रीजन्स वो हैं जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है और अपनी एनर्जी रेजिस्टेंस को देता है। और जो आउटपुट मिलती है रेजिस्टेंस को, वो इस तरह की होती है। ये ठीक है कि नहीं है बेटा? मेरा हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का टॉपिक जो है, सॉरी फुल वेव रेक्टिफिकेशन, यहां एंड होता है बेटा। और आरसी जी का प्रोडक्ट जितना बड़ा होगा उतनी स्मूथ डीसी बनेगा, उतना अच्छा डीसी बनेगा, जितना आरसी का प्रोडक्ट बड़ा होगा। और जितना आरसी का प्रोडक्ट कम होगा उतनी ये खराब, ऐसी खराब सी आउटपुट होगी। उसकी वजह यह है कि जब भी बेटा मेरी बात सुने, कैपेसिटर इस तरह से है और उसके साथ आपने रेजिस्टेंस जोड़ी हुई है, तो मुझे बताओ, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर पीछे से कोई प्रेशर नहीं है किसी वोल्टेज या पीछे से आने वाला प्रेशर कम हो गया, वोल्टेज का प्रेशर कम हो गया और इधर वोल्टेज ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन लाजमी यूं फ्लो करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स का यूं जाने का मतलब है कन्वेंशनल करंट यूं है, और कन्वेंशनल करंट यूं है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब भी इधर से वोल्टेज कम होगी और कैपेसिटर की वोल्टेज ज्यादा होगी, कैपेसिटर हमेशा डिस्चार्ज होगा और लाजमी होगा और इंस्टेंटली होगा, जल्दी जल्दी स्विच ओवर होगा, चार्ज डिस्चार्ज एकदम। कैपेसिटर स्मूथिंग करने के लिए, कैपेसिटर ना होता तो रेजिस्टर को इस तरह की डीसी मिलती। ये कोई मजे की डीसी नहीं है। कैपेसिटर लगाने से डीसी थोड़ी बेहतर होगी, गो वो परफेक्ट आइडियल वाली तो नहीं हुई, मगर काफी हद तक फिर भी बेहतर है, काफी हद तक बेहतर है। बहुत परफेक्ट तो नहीं हुई, परफेक्ट डीसी बैटरी जैसी तो नहीं हुई, मगर बेहतर तो है ना। रिपलिंग है उसमें, लेकिन चलो काफी बेहतर है। और कोई क्वेश्चन? जी सर इसको और बेहतर किया जा सकता है वैसे? नहीं, बस कैपेसिटर नहीं, इतना ही है बस। अब बेहतर, अब 40-50 साल से यही एक मॉडल चीज चल रही, यही है, और इसमें कोई बात नहीं। जी बेटा पूछे बात। जी